नमस्कार दोस्तों, कविता यादें यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित, भाषा विज्ञान से संबंधित और काव्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए आज की क्लास हम मैराथन क्लास रखेंगे। भाई मैराथन MCQs हम करेंगे विद सॉल्यूशन के साथ, जैसे कि हम करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में होने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे DTED+P TGT PGT हो या UP TGT PGT हो या फिर LT ग्रेड की परीक्षा हो हिंदी संबंधित हो या फिर जो है NTA NET की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए आपको ये प्रश्न मददगार साबित होंगे। सभी परीक्षाओं में जो है इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा। जल्दी जल्दी क्लास को करेंगे ताकि हम जो है अधिक से अधिक प्रश्नों की रिवीजन कर सकें, महत्वपूर्ण बिंदुओं की अधिक से अधिक जो है बार बार उनकी रिवीजन कर सके, क्योंकि बार बार अभ्यास से ही जो है आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता का राज क्या होता है? निरंतर अभ्यास। इसी उद्देश्य के साथ बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी की हिंदी की इनमें से बोली कौन सी नहीं है? कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन मगही जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ये बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ और बिहारी हिंदी के अंतर्गत ही जो दो भागों में बांटा गया, इसको पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी के अंतर्गत दो बोलियाँ आई, मगही और मैथिली। इस प्रकार से हम जो है बार बार तथ्यों के रिवीजन कर सकते हैं। पश्चिमी बिहारी के अंतर्गत निकल कर आई हमारी भोजपुरी, यानी कि जो मगही ही यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, ये हमारी बिहारी पूर्वी बिहारी के अंतर्गत आने वाली मगही बोली है, जिसमें मैथिली भी शामिल है। तो मगही जो है पूर्वी बिहारी की बोली, दो बोली है, मगही और मैथिली, और पश्चिमी बिहारी की बोली रहेगी भोजपुरी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो प्राकृत में लिखी गई या फिर 85 अपभ्रंश में लिखी गई। तो सीधा हम आंसर देख लेते हैं। तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की साहित्यिक रचनाएं आती है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं। 8वीं सदी में 84 सिद्धों के साथ बौद्ध धर्म के वज्रयान की परंपरा का प्रचलन हुआ। ये सभी नाथ थे, जो सिद्ध थे वही नाथ थे। आगे चल के वे सिद्धों में शामिल हो गए। भाई पहले वे नाथ थे जितने भी हमारे सिद्ध थे। उसके बाद सिद्ध धर्म के वर्जियान शाखा के अनुयायी सिद्ध कहलाए। सिद्धों की प्रमुख जो रचनाएं हैं वे है सरहप्पा जी की दोहा कोश, लुइयप्पा गीतिका और शबरपा की चार्यापद और महामुद्रा वर्ज गीति की वर्ज योगिनी साधना, कर्णहप्पा की लगभग जो है 820 का समय रहा इनका, और इनके समय को भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। चार्या विनिश्चय और कण्हप्पा गीतिका, ये दोनों रचनाएं जो है कण्हप्पा जी की है। डोम्बिप्पा की जो है डोम्बिप्पा गीतिका, योगाचार्य और अक्षराद्वीप कोश, ये 3 रचनाएं जो है डोम्बिप्पा की है। तो इन रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना है ताकि इन रचनाओं में से भी कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो आसानी से आप उसका सही आंसर कर सको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3। कबीर ने निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, यह कथन किसका है? तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व किसने माना है? किसके विचार में ये कथन है? तो ये जो है कि ये रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ये विचार है। एक बार से फिर आप इस कथन को रिवाइज कर सकते हो कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। तो कबीर का जो निर्गुण पंथ का जो आधार है वो क्या रहा? कबीर जी के अनुसार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्न को समझते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 4। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया?
फिर इस कथन को आप एक बार फिर से पढ़ सकते हो। केवल प्रेम लक्षणाशक भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासता की प्रवृत्ति जागृत हुई। तो ये कथन भी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन की नहीं है? तो ठाकुर जगमोहन जी की जो रचना इनमें नहीं है वो शामिल है प्रेम प्रलाप, प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, सभी रचनाएं ठाकुर जगमोहन जी की है। प्रेम प्रलाप जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1877 ईस्वी रहा। और अन्य काव्य कृतियाँ जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है वे हम देख लेते हैं। भक्ति सरसव 1870, प्रेम मल्लिका 1871, प्रेम माधुरी 1875, प्रेम तरंग 1877 और उत्तराद भक्तमाल जो इनकी रचना है 1876-77 की रचना है। प्रेम प्रलाप जो है 1877, होली नामक रचना इनकी 1879, मधुमुकुल नामक जो रचना है 1881 और राग संग्रह रचना 1880, वर्षा विनोद रचना 1880, विनय प्रेम 50 1881, फूलों का गुच्छा जो है इनका खड़ी बोली में लिखा गया काव्य है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है भारतेंदु जी का खड़ी बोली में रचित काव्य कौन सा है? वो है फूलों का गुच्छा। 1882 प्रेम फुलवारी जो है 1883, कृष्ण चरित्र 1883, दान लीला, तमन्या लीला, नए जमाने की मुकर्री, सुमनांजलि और बंदर सभा हास्य व्यंग्य पर आधारित रचना है। ये बंदर सभा इनकी इंदर सभा का ही अनुवाद करके इन्होंने ये लिखी है। उसके बाद जो है बकरी विलाप, ये भी इनकी हास्य व्यंग्य संबंधी रचना है। इस प्रकार से भारतेंदु जी की जो ये रचनाएं हैं उनको आपको ध्यान रखना है और आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। मधुमुकुल जो रचना है वो रचना तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, लेकिन केवल मुकुल नाम से रचना जो है हमारी किस लेखिका की है? तो लेखिका बता दिया मैंने, इतना हिंट आप लोगों को दे दिया है। तो आप लोगों को मुकुल नामक रचना की लेखिका का नाम बताना है। तो ये आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखने का होमवर्क है आप लोगों के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाई ना, दिन काम कुतुल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाई ना। जो ये पंक्तियाँ है उपयुक्त में से पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियाँ जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है। बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ही प्रश्नों को हम करते हुए चल रहे हैं, तो इसलिए एक एक प्रश्नों को आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। एक बार वीडियोज़ को आप लोगों को अच्छे से समझते हुए भाई एक एक प्रश्नों की रिवीजन, एक एक तथ्यों की अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। अगर समय मिले तो आपको डबल स्पीड करके जो है वीडियो को आप एक बार फिर से आप जो है देख सकते हो, क्योंकि जितनी अधिक बार तथ्यों की रिवीजन करोगे उतना ही आप लोगों के लिए जो है बेनिफिट रहेगा, लाभदायक सिद्ध होगा। तो देख लेते हैं। प्रेमघन की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे है भारत सौभाग्य, पराग रामागमन, संगीत सुधा सरोवर और भारत भाग्योदय काव्य। तो भारत सौभाग्य नाटक जो है 1888 ईस्वी में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया और 1881 को मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बरी इनके द्वारा ही संपादित की गई। कई बार पूछा जाता है आनंद कादम्बरी पत्रिका किसने निकाली और कहाँ से निकली? मिर्ज़ापुर से निकाली गई। और किसने निकाली? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। आज रात इससे परदेसी चले कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरी करो ग्रहण संकोच नहीं। जो ये काव्य पंक्तियाँ हैं ये किस रचनाकार की है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये काव्य पंक्तियाँ जो है श्रीधर पाठक जी की है। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी को खड़ी बोली पद में लिखा और प्रयुक्त पंक्तियाँ एकांतवासी योगी काव्य से उद्धृत है। जो ये पंक्तियाँ दी गई है यहाँ पर एकांतवासी योगी रचना से ली गई है। एकांतवासी योगी एक प्रेम काव्य खंड, जो एकांतवासी योगी है इनका एक खंड काव्य है जो कि एक प्रेम काव्य है। एक रमणी द्वारा उपेक्षित पुरुष एकांतवासी योगी बन जाता है। और श्रीधर पाठक जी की अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। मनोविनोद, धनजय विजय, गुणवंत हेमंत और
देहरादून, एकांतवासी योगी, भारत गीत आदि जो हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और एकांतवासी योगी जो है एक तरह से इनकी अनूदित रचना है, जो कि गोल्ड स्मिथ एक लेखक है, उनकी हरमिट रचना का अनुवाद है। श्रीधर पाठक की जो ये रचना दी गई है यहाँ पर एकांतवासी योगी। इसी तरह उनके उज्जड़ग्राम और श्रांत पथिक भी अनुदित रचनाएं हैं। तो बढ़ते हैं आगे, इनको हम आगे जब प्रश्न आएंगे उनको उनसे डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस सन में जो है इन प्रकाशित हुई और जो है इनके किन किन लेखकों की कौन सी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था श्रीधर पाठक जी ने। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 8, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचनाएं है। तो आप कई बार पढ़ चुके हो कि आवारा मसीहा जो है शरत चंद्र चटर्जी उपाध्याय जी के जीवन पर आवारा मसीहा जो रचना है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित प्रसिद्ध बंगला लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के जीवन पर संबंधित है। उनके जीवन की जीवनी इस रचना में जो है वर्णित की गई है। आवारा मसीहा का प्रथम संस्करण मार्च 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और विष्णु प्रभाकर जी ने की जो 14 वर्षों की साधना का ये सफल प्रयास माना जाता है। आवारा मसीहा रचना अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी सम्मान प्रदान इस रचना को प्राप्त हुआ। और विष्णु प्रभाकर की अन्य रचनाएं जो है वो है ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कि अर्धनारीश्वर और धरती अब भी घूम रही है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं अगला प्रश्न, बर्बरता से पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। तो ये कथन किसका है, ये कथन जो है किस निबंध से लिया गया है, ये पूछा हुआ है। तो बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देते आया है। तो ये कथन है युद्ध और नारी निबंध से। युद्ध और नारी जो निबंध है ये किस लेखक द्वारा लिखा गया है। तो युद्ध और नारी निबंध जो है महादेवी वर्मा जी के निबंधों में शामिल है। तो श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 में महादेवी वर्मा की समस्या मूलक निबंधों का संग्रह है और इसी निबंध संग्रह में युद्ध और नारी निबंध को संकलित किया गया है। तो किस निबंध में संकलित किया गया है युद्ध और नारी निबंध को, ये भी पूछा जा सकता है, या ये पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से श्रृंखला की कड़ियाँ जो महादेवी वर्मा का जो 1942 में समस्या मूलक निबंधों का जो संग्रह है उसमें किस निबंध को संकलित किया है। तो आपको ध्यान रखना है युद्ध और नारी को। युद्ध और नारी नामक लेख में इन्होंने युद्ध, स्त्री और पुरुष के मनोविज्ञान का पर गंभीर वैश्विक और मौलिक चिंतन व्यक्त किया है। और इन्होंने चांद नामक पत्रिका का भी कार्यभार संभाला है महादेवी वर्मा जी ने। कई बार पूछा जाता है चांद नामक पत्रिका जो है का कार्यभार किन्होंने संभाला निम्नलिखित में से। तो महादेवी वर्मा को। या फिर ये भी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा किस पत्रिका से जुड़ी थी। तो चांद पत्रिका से, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है और महादेवी वर्मा जी को। और इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं निहार 1930, रश्मि 1932 और निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1959। इस प्रकार से इनकी रचनाओं को आपको सन वाइज जो है याद रखना है, क्योंकि क्रम वाइज प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं इससे संबंधित। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है। तो किस कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया है निम्नलिखित में से। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार है और विश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक के रूप में ये जाने जाते हैं। 1971 ईस्वी में पद्म भूषण तथा 1979 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। और सुनीता, त्यागपत्र तथा सुगदा आदि उपन्यासों में ऐसे अनेक अवसर आए जब इनके नारी चरित्र भीषण मानसिक की स्थिति से गुजरे और इनकी कहानियाँ जो फांसी है भाई
इनकी कहानियाँ फांसी इनकी पहली कहानी मानी जाती है और वातायन, एक रात, पाजेव, दो चिड़िया आदि भी इनकी कहानियाँ हैं। नीलम देश की राजकन्या जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक कहानी संग्रह है इनका। ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा जैनेंद्र जी का कहानी संग्रह है। तो देख लेते हैं नीलम देश की राजकन्या। उसके बाद बात करिए आगे प्रश्न नंबर 11 पर। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन में के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा दर्शाई गई है। तो आंसर आप लोगों का पता ही है, परीक्षा गुरु, जो कि एक मौलिक उपन्यास माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है। और परीक्षा गुरु के अंतर्गत जो है ये एक जो नायक होते हैं मदन मोहन के रईस के पतन और सुधार की कहानी इसमें दर्शाई गई है। तो परीक्षा गुरु हिंदी का मौलिक उपन्यास माना जाता है। इनकी रचना लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा 25 नवंबर 1882 को की गई थी। और उपन्यास जो है 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त है। उनके उपन्यास में उन्होंने अपने उपन्यास में उन्होंने जो है मदन मोहन नामक एक रईस के पतन और फिर उसके सुधार की कहानी को दर्शाया है। और उपन्यास के अन्य प्रमुख पात्रों में शामिल है मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिम्बू दयाल और ब्रज किशोर नूतन ब्रह्मचारी आदि जो है इसमें प्रमुख पात्र रहे हैं। नूतन ब्रह्मचारी जो हैं बालकृष्ण, सॉरी भाई ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग हो गया, ब्रज किशोर ये नूतन भी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये अगला हमारा उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। तो नूतन ब्रह्मचारी के लेखक जो है 1886 ईस्वी में लिखा गया ये उपन्यास। इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट जी। आदर्श दंपत्ति लज्जाराम मेहता भी आएगा भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो आदर्श दंपत्ति के रचनाकार लज्जाराम मेहता जी है, लज्जाराम मेहता शर्मा। उसके बाद जो है परिणय नामक जो उपन्यास के रचनाकार वो है किशोरीलाल गोस्वामी। और एक लेखक ने इसे भी हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, एक विद्वान ने, लेखक ने नहीं, एक विद्वान ने। तो आप लोगों को बताना है परिणय किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास को किसने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12। परिणय दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो 2 प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए यहाँ पर मिल चुके हैं। दोनों प्रश्नों का आप लोगों को आंसर बताना है। तो देख लेते हैं आगे। परिणय दत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है। तो परिणय दत्त नामक जो पात्र है जयशंकर प्रसाद के निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त का पात्र है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 ईस्वी में प्रकाशित। इस नाटक में 5 अंक हैं तथा अद्य की योजना दृश्यों पर आधारित हैं। और स्कंदगुप्त नाटक के अन्य पात्र में शामिल है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, चक्रपालित और बंधु वर्मा, भीम वर्मा, शरवनाग, कुमारदास, जिसे धातुसेन भी के चरित्र से भी प्रदर्शित किया जाता है। और पुरगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, देवसेना आदि इनके प्रमुख पात्र है। कल्याणी परिणय 1912 में लिखा गया स्कंदगुप्त जी जो जयशंकर प्रसाद जी का ही नाटक है। ये 1912 में लिखा गया। कल्याणी परिणय का जो प्रमुख पात्र रहे हैं वे है चंद्रगुप्त, कार्नेलिया, सेल्यूकस। ये इनके कल्याणी परिणय नाटक के जो प्रमुख पात्र रहे हैं। और राज्यश्री जो इनका नाटक है उनके प्रमुख पात्रों में शामिल है ग्रहवर्मन और राज्यश्री आदि। 1915 में लिखा गया राज्यश्री। और अजातशत्रु नाटक के प्रमुख पात्रों में शामिल है जो कि 1922 में लिखा गया। बिंबिसार, उदय, पद्मावती, वासवी और परसेनजीत आदि इनके अजातशत्रु नाटक के पात्र हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद के नाटकों के पात्र कई बार परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर जो लगभग 2-3 जो मुख्य नाटक है जयशंकर प्रसाद के मुख्य नाटकों के जो पत्र परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यहाँ पर उनको इंक्लूड किया है। आपको इनको जो है बार बार रिवाइज करके देख सकते हो कौन सा पत्र किस नाटक का है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 13, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इस ग्रंथ के लेखक रहे हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित ये ग्रंथ नंद दुलारे वाजपेयी जी का है और नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल युग के प्रख्यात आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने काशी नागरी प्रचारणी सभा में सूर सागर का तथा बाद में गीता प्रेस गोरखपुर में रामचरितमानस का भी संपादन किया है। और नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि हिंदी के कवियों में यदि कहीं रमणीय और सुंदर अद्वितीय रहस्यवाद है तो जायसी में। तो ये कथन किसके द्वारा कहा है? ये नंद दुलारे वाजपेयी जी द्वारा कहा गया कथन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन और आधुनिक साहित्य नया साहित्य नए प्रश्न नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख आलोचनात्मक पुस्तकें हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम बताइए। तो भरत मुनि जी के रस सूत्र के भरत मुनि जी रस सूत्र के व्याख्याता रहे हैं शंकुक जी, उनके सिद्धांत का नाम है अनुमितिवाद। तो देख लेते हैं और अन्य जितने भी हमारे रस के व्याख्याता रहे हैं भरत मुनि जी द्वारा रस सूत्र जो दिया गया था, उस आगे चल के उनके 4 व्याख्याताएँ हुए, जिसमें भट्टलोलट, आचार्य शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त जी शामिल है। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख ये व्याख्याकार रहे हैं। और शंकुक जी ने अनुमितिवाद को न्यायमतानुसारी सिद्धांत माना है और इसका कारण उसका अनुमिति प्रधान होना है। भट्टलोलट का जो सिद्धांत रहा वो है उत्पत्तिवाद, जिसे आरोपवाद के नाम से भी जाना गया। और शंकुक जी का जो सिद्धांत है वो है अनुमितिवाद, जिसे अनुमानवाद भी कह सकते हैं। और भट्टनायक का जो है भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा नहीं लिखी गई? तो आई.ए. रिचर्ड्स की इनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है? तो नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर नामक ये पुस्तक जो है ये आई.ए. रिचर्ड्स की नहीं है। और अन्य तीनों रचनाएं प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन, तो ये सभी की सभी रचनाएं जो है आई.ए. रिचर्ड्स द्वारा लिखी गई है। तो तीनों रचनाएं आई.ए. रिचर्ड्स की है, लेकिन नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर नामक जो रचना है ये टी.एस. एलियट जी की रचना है, रिचर्ड्स की नहीं है भाई, एलियट की रचना है। ये पाश्चात्य विद्वान रहे हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से भी इनकी रचनाओं से भी संबंधित कई बार परीक्षा में हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। आई.ए. रिचर्ड्स का रचनाकाल 1924 ईस्वी से 1936 के मध्य माना जाता है। आई.ए. रिचर्ड्स की और अन्य पुस्तकों में शामिल है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोएट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कोलरिज ऑन इम्यूनाइजेशन। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 1 दर्जन ग्रंथों में से प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है ये रचना इनकी। तो बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से रहा है? तो प्राणचंद चौहान जी का जो संबंध है भक्ति की निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा से रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्राणचंद चौहान भक्ति काल के प्रमुख कवियों में शामिल है। ये राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि रहे हैं। और प्राणचंद चौहान जी का जो है रामायण महानाटक जो रचना है ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत निम्नलिखित में से नंददास जी की रचना रही है। नंददास जी का जो समय है वो 1590 विक्रमी संवत और ब्रज भाषा के एक संत कवियों में शामिल जी रहे हैं नंददास जी, और अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। वे वल्लभा संप्रदाय पुष्टि मार्ग के 8 कवियों में यानी कि
छाप के कवियों में विट्ठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं और भंवर गीत नंददास की रचनाएं है और नंददास जी की अन्य रचनाओं में शामिल है रास पंचादाई, सिद्धांत पंचादाई, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित्र, भाषा दशम स्कंद व पदावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नंददास जी की। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 18, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि निम्नलिखित में से स्वयंभू जी रहे हैं, जो कि अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि भी माने जाते हैं और राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। और हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के महाकवि कहे जाते हैं और उनके बारे में यह जानकारी मिली है कि उनके पिताजी का नाम मारुदेव तथा माताजी का नाम पद्मिनी था। उनके पिता का एक दोहा मारुदेव कृत स्वयंभू छंदम में है और उनके बेटे त्रिभुवन जो है उनके पुत्रों में सबसे छोटे बेटे माने जाते हैं त्रिभुवन, जिसकी रचना को इन्होंने पूरा किया था। स्वयंभू जी की रचना को त्रिभुवन ने ही पूरा किया था, जो कि पौंचरी नामक उन्होंने एक रामकथा पर आधारित रचना लिखी थी, जिस रचना का नाम है पौंचरी। इसे पूरा किसने किया, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो इनके जो सबसे छोटे बेटे त्रिभुवन ने इस रचना को पूरा किया। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और उनकी मृत्यु के बाद अपने पिता के अधूरे काव्य को इन्होंने पूरा किया, जो कि इनका काव्य है पौंचरी। उसका उल्लेख पुष्यदंत के अपने महापुराण में भी किया। जो इसका उल्लेख जो है पुष्यदंत, जो इसके बाद जो कवि हुए अपभ्रंश के, जो कि 10वीं शताब्दी के कवि थे, इन्होंने पुष्यदंत की जो रचना है महापुराण, इसमें भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। ये पूछा जा सकता है कि पौंचरी रचना को पूरा किया त्रिभुवन ने, जो कि स्वयंभू के पुत्र थे। इसका उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो पुष्यदंत के महापुराण में देखने को मिलता है। उसको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। और उन्होंने पौंचारी जैन रामायण अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। उसके बाद हिंदी के कवियों में सबसे पहले उनका नाम आता है, स्वयंभू का ही नाम आता है भाई हिंदी के सबसे पहले कवियों में, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि तो स्वयंभू को ही माना है, जो कि अपभ्रंश भाषा के कवि रहे हैं, 8वीं शताब्दी के रहे हैं। उसके बाद जो अन्य कवियों द्वारा माने गए हिंदी के प्रथम कवि हुए, वे जो है स्वयंभू के बाद ही आते हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए जो है इन्हें हिंदी का पहला कवि, सबसे पहले कवियों के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19, रामचरितमानस में कितने कांड है? तो आप सभी को पता है 7 कांड है। 7 कांडों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ताकि परीक्षा में पूछ लिया जाए प्रथम कांड कौन सा है, आखिरी कांड कौन सा है, 5वां कांड कौन सा है, या फिर जो है इन कांडों को क्रम वाइज लगाइए। तो देख लेते हैं। पहले नंबर पर आएगा हमारा बाल कांड, फिर आएगा अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर जो है लंका कांड, उसके बाद जो है उत्तरकांड, सुंदरकांड, लंका कांड और जो है उत्तरकांड। लंका कांड को ही वही जो है युद्ध कांड के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 20, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? भूषण निम्नलिखित में से वीर रस के रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस के में कविताएं लिखने वाले एक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवियों में शामिल है। भूषण का वीर रस काव्य हिंदी साहित्य की वीर काव्य परंपरा में लिखा गया काव्य है और इनकी कविता का जो अंगी रस है, यानी कि प्रधान रस है, वो है वीर रस। इनकी रचनाएं शिवराज भूषण, शिवा बाऊजी और 76 साल दशक वीर रस से ओतप्रोत रचनाएं हैं। शिवराज भूषण महाराज शिवराज के जीवन पर की वीरता पर आधारित रचना है। और जो है उसके बाद जो है 76 साल जी के वीरता का इसमें वर्णन किया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, पंक्तियाँ किस रचयिता की है?
किस लेखक के द्वारा लिखी गई कि वृक्ष कभी भी अपने फल नहीं खाते और जो है सरोवर यानी कि तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, इसलिए इस प्रकार से ही परोपकारी व्यक्ति जो अपना जो भी उसके पास होता है वो स्वयं खर्च न करके दूसरों पर ही जो है व्यय करता है। तो इस प्रकार से हम जो है इस दोहे का अर्थ देख सकते हैं। तो ये जो दोहा है ये रहीम जी का प्रसिद्ध दोहा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 22। एक सेकंड भाई, एरोप्लेन मोड ऑन कर देती हूँ। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन सा माना जाता है? तो निर्गुण भक्ति काव्य का जो प्रमुख कवि माना जाता है वो माना जाता है हमारे कबीरदास जी। निर्गुण भक्ति काव्य का प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के भारतीय रहस्यवादी कवि जो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं कबीरदास जी। इनका समय है 15वीं शताब्दी। ये भारतीय काव्य धारा के रहस्यवादी संत कवियों में शामिल है। वे हिंदी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्री व उपशाखा के महानतम कवि रहे हैं। इनका जन्म जो कबीरदास जी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। इनका जन्मभूमि जो है वो लहर तालाब में मानी जाती है काशी में। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुआ। और कबीर का जन्म भाई, एक सेकेंड, यहाँ पर कबीर का जन्म नहीं दिया हुआ, तो 1398 इनका जन्म माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म 1398 और मृत्यु 1518। मृत्यु स्थान जो है उत्तर प्रदेश मगहर में माना जाता है। तो इनके द्वारा लिखा गया ये कथन भी है, ये जो एक पंक्तियों में हमें पता भी चलता है कि इनका जो जन्म हुआ काशी में हुआ और जो है इनकी मृत्यु हुआ है वो मगहर उत्तर प्रदेश में हो गई, क्योंकि काशी जो है माना जाता था कि काशी में जो जिसकी भी मृत्यु होगी उसे जो है स्वर्ग में वास होगा या जो उनको मुक्ति मिलेगी। तो कबीरदास जी इन मान्यताओं के काफ़ी खिलाफ थे। जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, जो ढोंग पाखंड ये चीज़ें चली हुई थी, इनसे जुड़ी हुई जो समाज सुधारक के रूप में कबीरदास जी को जाना जाता है। इन सभी समाज में जो बुरी रूढ़ियाँ चली हुई थी, बुरी प्रथाएं चली हुई थी, इन पर कटाक्ष व्यंग्य करते थे। इसलिए जो है कबीरदास जी काशी से चल कर के मृत्यु के समय मगहर में चले गए। इसलिए जो है कबीरदास जी स्वयं एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने आए। बढ़ते हैं आगे। पालक नहीं भाई, ये पालन पोषण है। पालन पोषण जो है माता पिता नीरू व नीमा ने किया और पति पत्नी रहे थे जो नीमू और नीमा नामक पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम है भाई लोई और संतान का नाम रहा कमाल, पुत्र का नाम था और कमाली इनकी पुत्री का नाम था। कर्म भूमि का रही बनारस में और कर्म क्षेत्र समाज सुधारक कवि के रूप में इन्होंने कार्य किया। और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो आप सभी को पता है, शाखी शब्द व रमेणी। विषय है सामाजिक, भाषा है अवधि, सदुकड़ी, पंचमेली खिचड़ी। सदुकड़ी नाम इसकी भाषा को शुक्ल जी ने दिया और जो है पंचमेली खिचड़ी जो है श्याम सुंदर दास ने कहा। इस प्रकार से सभी तथ्यों को आपको बार बार रिवाइज करना है। शिक्षा इन्हें कभी भी वैसे कागजी शिक्षा जो है प्राप्त नहीं हुई, हमेशा वे जो है निरक्षर ही रहे। उसके बाद इनके द्वारा लिखे गए भाई दोहों में भी हमें पता चलता है कि मासी कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 23। विनय पत्रिका के रचयिता का नाम बताइए। तो विनय पत्रिका के रचयिता निम्नलिखित में से तुलसीदास जी रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका के रचयिता है। इसकी रचना इन्होंने ब्रज भाषा में की। इस ग्रंथ की विनय पत्रिका का मुख्य रस शांत रस है। इसमें सम्मिलित पदों की संख्या 279 है। इसमें कुल 21 रागों का प्रयोग हुआ है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रभु ही चित नहीं पुनि चितौ मही राजत लोचन
लोल खेलत मन सिज मीन जुग जनु मधुमंडल डोल। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये तुलसीदास जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी सीता की वाणी की असमर्थता को व्यक्त करते हुए अलंकारिक रूप से कहते हैं कि पहले प्रभु श्री राम जी की ओर देखकर तब पश्चात लज्जा से पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियाँ क्रीड़ा कर रही हो। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 25। नामवर सिंह ने जो अधिकांश क्या लिखे, किस प्रकार की रचनाएं लिखी है नामवर सिंह ने अधिकांशतः, तो वो आलोचनात्मक संबंधी रचनाएं नामवर सिंह ने अधिक लिखी हैं। तो नामवर सिंह आलोचना के क्षेत्र में प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। जन्म इनका 1927, मृत्यु 2019। छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद इत्यादि इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है, तो इनमें से निर्मल वर्मा का पहला कहानी संग्रह है वो है परिंदे, जो कि 1859 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 27। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए, तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष आप सभी को पता है 1900 ईस्वी रहा। 1900 ईस्वी में जो है चिंतामणि घोष ने इसका प्रकाशन किया और उसके बाद जो है 1901 में जो है इसका कार्यभार संभाला था कुछ दिनों के लिए श्याम सुंदर दास जी जो है इनके प्रकाशन के सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के रूप में आए। और उसके बाद जो है 1903 में जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला 1903 से लेकर के 1920 तक के 17 वर्षों तक। उसके बाद देख लेते हैं यह पत्रिका जो है बनारस से संपादित की जाती थी और प्रकाशन किया जाता था इलाहाबाद से इंडियन प्रेस द्वारा। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। उद्दंत मार्दंड को प्रकाशन में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को जाता है, तो ये इसका श्रेय जो है निम्नलिखित में से ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जी को जाता है। उद्दंत मार्दंड जो कि हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है, इसको प्रकाशन में लाने का श्रेय। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी भाषा में उद्दंत मार्दंड नाम का पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 में निकाला गया, इसलिए इसी दिन को हिंदी पत्रकारिता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो हिंदी पत्रकारिता का दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है। इसी दिन है हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्दंड का प्रकाशन किया गया और पंडित जुगल किशोर ने इसे कोलकाता से एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया। इसके प्रकाशन और संपादक वे खुद बने थे। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 29। झूठा सच में किस शहर का वर्णन नहीं है, तो आप सभी को पता है झूठा सच में निम्नलिखित में से कानपुर का वर्णन नहीं है। जालंधर, लखनऊ व नैनीताल तीनों शहरों का वर्णन है। झूठा सच उपन्यास में कानपुर शहर का वर्णन नहीं है। झूठा सच उपन्यास में जालंधर, लखनऊ व नैनीताल तीनों शहरों का वर्णन किया गया है। झूठा सच उपन्यास यशपाल जी का 7वां उपन्यास है और दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, 12 घंटे, अप्सरा का सांप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात यशपाल जी के प्रसिद्ध उपन्यासों में शामिल है। झूठा सच उपन्यास को 2 खंडों में विभाजित किया गया है, वतन और देश का भविष्य। झूठा सच के पात्र है जयदेवपुरी, तारा व कनक। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी के सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुई, तो चंद्रदेव से मेरी बातें किस वर्ष प्रकाशित हुई ये पूछा हुआ है। तो ये चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी से राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित ये बंग महिला की कहानी है। ये 1904 में प्रकाशित की गई। तो देख लेते हैं सन 1904 में चंद्रदेव से मेरी बातें नामक सर्वप्रथम जो शीर्षक से ये कहानी राजेंद्र बाला घोष जी द्वारा रचित प्रकाशित की गई। इनकी और अन्य कहानियाँ देख लेते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909,
इत्यादि सरस्वती पत्रिकाओं में ये प्रकाशित की गई। ये भी पूछा जा सकता है ये किस पत्रिका में प्रकाशित की गई, तो ये जो है चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित की गई। यह पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी मानी जाती है। कौन सी? चंद्रदेव से मेरी बातें। मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? तो मगही निम्नलिखित में से जो है बिहार की बोली मानी जाती है। मगही बिहार की बोली जाती है। बिहार में ये बोली बोली जाती है मगही, जो कि पूर्वी बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। पूर्वी और पश्चिमी बिहारी की बोलियों को दो भागों में बांटा गया है। तो देख लेते हैं। हिंदी की अनेक बोलियां या उपभाषाएं हैं। इसमें कुल 18 बोलियां हैं। इसमें अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हाड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया और कुमाऊनी और मगही आदि प्रमुख हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्यिक रचना, इनमें से जो कुछ बोलियों में जो है साहित्यिक उच्च श्रेणी में भी रचनाएं लिखी गई हैं। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी का प्रमुख स्थान रहा। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या माना जाता है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार इतिहास को माना गया है। इतिहास भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार रहा है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 33। इनमें से कौन सी पत्रिका मासिक नहीं है? तो मासिक पत्रिका इनमें से कौन सी नहीं है? तो आप सभी को पता है नागरी पंचारणी पत्रिका जो है मासिक न होकर त्रैमासिक रही है। बाला बोधनी भारतेंदु जी की, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा, और सरस्वती जो है 1900 में सरस्वती के प्रकाशन किया चिंतामणि घोष जी ने, और जो है 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका कार्यभार संभाला। तो ये पत्रिकाएं जो है मासिक रही है, मासिक रूप से निकाली जाती थी। लेकिन नागरी पंचारणी पत्रिका जो है त्रैमासिक पत्रिका थी, जिसके संपादक श्याम सुंदर दास, महाउपाध्याय सुधाकर द्विवेदी, काली चरण दास और राधा कृष्ण दास जी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कई बार ये भी पूछा जाता है राधा कृष्ण दास निम्नलिखित में से किस पत्रिका से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना है नागरी पंचारणी पत्रिका के संपादक रहे हैं राधा कृष्ण दास जी, जो कि भारतेंदु जी के फुफेरे भाई है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 34। पुरुष परीक्षा किस कवि की रचना है? तो पुरुष परीक्षा आप सभी को पता है विद्यापति जी की रचना है। विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भूपरिक्रमा, लिखनावली, पदावली आदि रचनाएं विद्यापति जी की है। विद्यापति ने संस्कृत व अवहट और मैथिली तीनों भाषाओं में रचनाएं की है, जिसमें पदावली इनकी मैथिली भाषा की रचना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो रिहन पर रघु उपन्यास काशीनाथ सिंह जी का है। और एक ब्रेक के बाद जो उपन्यास है वो अलका सारावागी का है। उसके बाद जो अन्य 3 उपन्यास दिए गए हैं इनको हम देख लेते हैं भाई। एक ब्रेक के बाद जो है अलका सारावागी का उपन्यास है। चाक जो है मैत्री पुष्पा जी का उपन्यास है। ग्लोबल गांव का देवता जो है उपन्यास ये रणेंद्र जी का है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 36। नियाज बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाला बोधनी, ये वही थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। बाला बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक अभी हमने पढ़ा था भारतेंदु जी है। ये बढ़ते हैं आगे। जो इस पत्रिका का संपादन इन्होंने 1874 ईस्वी में किया। ये महिलाओं से संबंधित हिंदी की पहली पत्रिका मानी जाती है और 4 वर्ष तक नियमित रूप से जो है ये प्रकाशित की गई, प्रकाशन में आई, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 37। जयवर्धन मान नाटक के लेखक कौन है? तो जयवर्धन मान नाटक के लेखक निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगले तथ्य देख लेते हैं भाई। जयवर्धन नामक नाटक के लेखक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। इसका प्रथम संस्करण 1975 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और विद्वानों ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को हिंदी
एकांकी का जन्मदाता माना जाता है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आप लोगों का जो होमवर्क दिया हुआ था वही प्रश्न में आ गया। भाई कोई बात नहीं, आप लोग एक प्रश्न का ही आंसर यहाँ होमवर्क में बताओगे। अगर ऑप्शन में वो प्रश्न नहीं आया तो हमने पढ़ा था दूसरा प्रश्न था हमारा परिणी परिणय जो रचना है वो उपन्यास है, वो किशोरी लाल गोस्वामी जी का उपन्यास है और किस रचनाकार ने उसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, तो ये आपको बताना है। अगला प्रश्न हमारा देख लेते हैं मुकुल जो रचना है, मैंने ये पूछा था होमवर्क में मुकुल नामक किस कवियत्री की रचना है, तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है और मुकुल जो रचना है कविता संग्रह में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं संकलित है। इसका प्रथम संस्करण 1930 में प्रकाशित हुआ और सुभद्रा जी की अन्य कविता संग्रह है वो है त्रिधारा भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। त्रिधारा नामक कविता किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। फिर है अगला प्रश्न चक्कर कलब के रचनाकार कौन माने जाते हैं। चक्कर कलब के रचनाकार हमारे यशपाल जी रहे हैं, तो यशपाल चक्कर कलब के रचनाकार है। यह लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से 1996 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। चेखव एक इंटरव्यू किसकी रचना है। चेखव एक इंटरव्यू नाम से रचना लिखी है राजेंद्र यादव ने। चेखव एक इंटरव्यू सुविख्यात जो कथाकार रहे हैं, हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं, राजेंद्र यादव जी की रचना है। एंटन चेखव ने 19वीं शताब्दी के लेखकों में कहानी कला के शिखर पर पहुंचा दिया था और उनकी बराबरी का कहानी लेखक रूसी तथा कथा साहित्य में नहीं हुआ, विश्व कथा साहित्य में दूसरा नहीं हुआ। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 41। जसोदा कहा कहो हो बात, तुमरे सूत के कर्तव्य मोह पे कहत कहीं नहीं जात। तो ये पंक्तियाँ जो है ये किस लेखक की है, तो आपको लगेगा ये सूरदास जी की है, तो सूरदास की नहीं है, ये चतुर्भुज दास जी की है। अष्टछाप के कवियों में ही शामिल है। कुम्भन दास जी के पुत्र हैं चतुर्भुज दास जी, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बार अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध किससे रहा है, तो ये पूछा जाता है। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार चतुर्भुज दास जी है। ये कुम्भन दास जी के पुत्र तथा विठलनाथ जी के शिष्य रहे हैं। कौन? चतुर्भुज दास जी। चतुर्भुज दास जी के बारे में बताया हुआ है कि ये कुम्भन दास जी के तो पुत्र और विठलनाथ जी के शिष्य हैं और अष्टछाप कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। द्वादशयस भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। किनके? चतुर्भुज दास जी के। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 42। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जो रचना है वो है हमारी पहला गिरमिटिया जो है गिरिराज किशोर जी द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इनके नायक जो हैं मोहनदास हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न नंबर 43। यात्रा वृत्त के लेखक के रूप में इनमें से कौन प्रसिद्ध है, तो यात्रा वृत्तांत के रूप में जो है वैसे तो राहुल सांस्कृत्यायन जी सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन इन लेखकों में से पूछे हुए हैं तो इन लेखकों में प्रसिद्ध रहे हैं अज्ञे जी भी काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं यात्रा वृत्तांत में। राहुल सांस्कृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्तरीय के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 44। इनमें से कौन सी रचना राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा नहीं लिखी गई, तो राहुल सांस्कृत्यायन जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है। पैरों में पंख बांधकर रचना जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की है और अन्य रचनाएं मेरी लद्दाख यात्रा, रूस के 25 मास और यात्रा के पन्ने, ये सभी रचनाएं राहुल सांस्कृत्यायन जी की है। पैरों में पंख बांधकर 1952 में रामवृक्ष बेनीपुरी जी की यात्रा वृत्तांत है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 में कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अत्यंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। यह संवाद या जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद के नाटक सज्जन 1911, कल्याणी परिणय
12 जो नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और प्रायश्चित 1913, करुणालय भी 1913, राज्यश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, कामना 1923 में लिखा गया। और इसका प्रकाशन हुआ 1927 में। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 और स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, धरुस्वामिनी 1933 और अग्निमित्र इनका अपूर्ण जो है नाटक रहा, रचना रही। तो इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद के सभी नाटकों के इनके प्रकाशन वर्ष को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 में हम देखते हैं, बालचंद बिजबाई भाषा छू नहीं लगन दूजन हाशा। ये पंक्तियाँ जो है विद्यापति जी की है। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? विद्यापति जी की। विद्यापति के संबंध में हम पहले भी काफ़ी तथ्य पढ़ चुके हैं। अब तो कुछ तथ्य और देख लेते हैं, कुछ बिंदु और देख लेते हैं। विद्यापति मैथिली संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे और वह शिव के भक्त थे। लेकिन उन्होंने प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे हैं। उन्हें मैथिली कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव में केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं तक भी चलता रहा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 47। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा मिश्र बंधु विनोद में। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में मिश्र बंधुओं ने जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से लिखा। तो देख लेते हैं इससे जुड़े हुए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में बांटा गया, जो कि 2250 पृष्ठ इसमें रहे। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए और चौथा भाग 1934 में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिश्र बंधु विनोद का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का पूरक है। 4591 लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्तांत इसमें संग्रहित है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा जो है कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने जो है प्राय मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो कवियों का जो जीवन परिचयात्मक विवरण जो है मिश्र बंधु विनोद रचना में काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो इसी से जो है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में कवियों का परिचयात्मक विवरण लिया है। उसके बाद देख लेते हैं स्थान स्थान पर काव्य विवेचन इन्होंने किए हैं। तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेष्ठ श्रेणियां बनाने का भी प्रयास इन्होंने किया है। देव बिहारी विवाद को जन्म दिया, जो अगले 10 वर्षों तक चलता रहा। अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाए और कवियों का साहित्यिक महत्व निर्धारित किया। और इस कवियों का जो सापेक्षिक महत्व है वो निर्धारण करने के लिए 4 श्रेणियां इन्होंने बनाई। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 में हम देखेंगे हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले साहित्यकार कौन है? तो 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार, हिंदी साहित्य का जो आरंभ जिन्होंने 693 ईस्वी से माना, उसके वे इतिहासकार रहे हैं हमारे राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी ने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से माना है। उसके बाद देख लेते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा। 693 से 1693 ईस्वी तक के काल को 7 प्रकरणों में विभक्त किया। संधि काल, चारण काल, भक्ति काल की अनुकीर्णा, भक्ति काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, प्रेम काव्य आदि जो है ये राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखे गए, जो अलग अलग जब अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने वर्णित किया। उसके बाद शुक्ल जी की मान्यताओं को दोहराया इन्होंने और आदिकाल को 2 भागों में बांटा, संधि काल और चारण काल। विवेचन की पद्धति में पद्य की कोमलता इन्होंने दिखाई और जो है 1993 से हिंदी साहित्य का आरंभ मानने का कारण जो है स्वयंभू को पहला कवि माना गया, जो कि स्वयंभू 8वीं शताब्दी के कवि रहे। यहीं से जो है इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का आरंभ काल भी माना है। कुछ नाही नाव धरी भरमा सब संसार, साच झूठ समझे नाही, कुछ ना किया विचार। ये पंक्तियाँ जो है
ये निम्नलिखित में से दादू दयाल जी की पंक्तियां हैं। तो किस संत कवि की पंक्तियां हैं, ये परीक्षा में पूछी जा सकती है। इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं और पिछली परीक्षाओं में ही पूछे गए प्रश्नों को हमने जो है यहाँ पर अधिकतर प्रश्नों को इंक्लूड किया है। कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके प्रश्न आप लोगों को विद सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपको वीडियो पसंद आती है तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। 1949वां प्रश्न में पूछा पंक्ति जो ये पूछी हुई है, ये भी पिछली परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। कुछ नाही का नाव धरी भरमा, सब संसार साथ झूठ समझे नहीं, ना कुछ किया विचार। ये पंक्तियाँ जो है दादू दयाल जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। दादू दयाल की रचनाओं का संग्रह सर्वप्रथम उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरडे वाणी नाम से किया है, और बाद में दादू दयाल की रचनाओं का जो संग्रह है संपादन संत रज्जब ने अंगवधू नाम से किया। कई बार पूछा जाता है अंगवधू नाम से किसने दादू दयाल की रचनाओं का संपादन किया, या फिर हरडे वाणी नाम से किसने किया। दादू दयाल की रचनाओं का जो संपादन है, दादू दयाल की रचनाओं का जो संपादन हरडे वाणी नाम से संत दास और जगन्नाथ दास इनके 2 शिष्यों ने किया, लेकिन अंगवधू नाम से जो है रज्जब जी ने किया। ये तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। दादू दयाल हिंदी के भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा के संत कवियों में आते हैं, और कमल दल नयनी की उपमानी बरसत नाही सकी, मोह मन में मंद मन मुस्कानी। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसकी है? कमल दल नैनी की उपमानी बरसत नाही सखी, मोह मन में ते मन मन मुस्कानी। जो ये पंक्तियाँ हैं ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो ये रहीम जी की पंक्तियाँ हैं। तो रहीम की प्रमुख रचनाएं हमने पहले भी पढ़ी ली थी। तो रहीम दोहावली, बरवेनाई का भेद, रामानष्टक कई बार पूछी जाती है। मदनाष्टक जो रचना है ये कई बार पूछी जाती हैं, और रास पंचादाई, नगर शोभा आदि जो हैं इनकी रहीम जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। काफ़ी देर हो गई लगातार बोलते बोलते, इसलिए शब्द भी इधर उधर होने लगे भाई, लेकिन हमारे 50% यहाँ पर जो है इस मैराथन क्लास के माध्यम से कंप्लीट हो चुके हैं। कोशिश करूँगी मैं और अधिक प्रश्नों को मैराथन क्लास के माध्यम से लाने की विद सॉल्यूशन के साथ। कुछ हमारे नए प्रश्न होंगे, कुछ पीछे के हमारे जो किए हुए प्रश्नों की भी हम रिवीजन करेंगे। इसी तरह जो है बार बार प्रश्नों के अभ्यास करते हुए जब हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो अवश्य ही हमें जो है सफलता मिलेगी। और आप लोगों को भी जो है इस बात का बिल्कुल ध्यान, विशेष रूप से मैं इस क्लास को इसीलिए लेकर के आती हूँ मैराथन क्लास के माध्यम से, ताकि आपको बार बार से तथ्यों की रिवीजन हो सके। जितने तथ्य हम पढ़ते हैं उनकी अगर आप बार बार रिवीजन नहीं करोगे तो आप परीक्षा में काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहा, इन प्रश्न का आंसर क्या था। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी के लिए तथ्यों की बार बार रिवीजन करनी है, और जो है हमारे साथ जुड़े रहकर इसी प्रकार से अपनी तैयारी को टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो है एनटीए नेट संबंधी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से संबंधित, तो उनके लिए सभी के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, काफ़ी मददगार साबित होगी। अगर लगता है आपको ये प्रश्न आते हैं और ये सभी तथ्यों को आपको पता है, तो आप जो है फिर भी आप लोगों को जो है डबल स्पीड करके जो है मैराथन क्लास को आप जो है कम समय में जो है देख सकते हो, वो समझ सकते हो। क्योंकि फिर मैं आपको यही बात बताती हूँ, तथ्यों की बार बार रिवीजन ही आपको सफलता दिलाएगी, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ हम इसी तरह लगातार हिंदी विषय से संबंधित कोई ना कोई महत्वपूर्ण तथ्यों को लेते हुए आते रहेंगे, और साथ ही जो है इसी तरह अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।